जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, एक तरफ चाइना अपनी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू पोर्ट्स, हाईवेज और मिलिट्री इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। दूसरी तरफ रशिया अपने जो ट्रेडिशनल डिफेंस पार्टनर्स हैं उनको फिर से कंसोलिडेट कर रहा है। और तीसरी तरफ भारत की हम बात करते हैं तो भारत मेड इन इंडिया और मिसाइल के साथ जो है वो दुनिया के स्ट्रेटेजिक मैप पर अपनी नई पहचान बना रहा है। और इसी बीच में और कई खबरें सामने आती हैं और दो बड़ी खबरों की हम बात करते हैं। पहली खबर कि पाकिस्तान और कुवैत के बीच में एक नए डिफेंस पार्टनरशिप की बातचीत चल रही है। जब हम पूरे वेस्ट एशिया को देख रहे हैं, यूएस और ईरान जो टेंशन है उसकी वजह से स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी से गुजर रहा है। दूसरी तरफ रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को एक्सपोर्ट किया है। आर्मेनिया से शुरुआत की इसकी और अब साउथ कॉकेशस रीजन की हम बात करें तो उसमें भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट और स्ट्रेटेजिक फुटप्रिंट्स को मजबूत करता हुआ नजर आ रहा है। अब सवाल ये है कि ये सिर्फ मिसाइल एक्सपोर्ट है या फिर ना ही भारत और कुवैत की मीटिंग की बात है। सवाल यहाँ पर ये है कि क्या भारत और रशिया मिलकर एशिया में, या फिर हम इस पर्टिकुलर रीजन की बात करते हैं, उसमें चाइना के बढ़ते हुए स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे और समझाने के लिए हमारे साथ आज एक बार फिर से मौजूद है मेजर जनरल सुधाकर जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। Jai Hind, Amber. It's always a pleasure to actually connect with you and reach out to your viewers as much as possible. Thank you so much, and you're doing a great job. Wish you all the very best. थैंक यू सो मच सर। सर, सबसे पहले मैं कुवैत और पाकिस्तान की बात करती हूँ। कुवैत और पाकिस्तान, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक कुवैत और पाकिस्तान के बीच में डिफेंस टॉक्स हो रही हैं और हम देख रहे हैं कि पूरे वेस्ट एशिया में जो अनसर्टेनिटी है वो बनी हुई है। सबके बीच में ये खबर आती है, किस तरह से सर देखा जाए, क्या ये कोई सिर्फ एक बायलैटरल कॉपरेशन के तौर पे देखें या फिर जो वेस्ट एशिया है उसका जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है वो बदल रहा है? कैसे इसको देखा जाए सर? हाँ, मैं कुवैत और पाकिस्तान के बीच में बात करने से पहले थोड़ा सा, अगर आप इजाज़त दें, मैं थोड़ा सा कुछ चंद एक डॉट्स को जॉइन करके एक बड़ी पिक्चर क्या इमर्ज हो रहा है। बड़ी पिक्चर ये इमर्ज हो रहा है कि ये 40 दिन की जो लड़ाई हुई थी 28 फरवरी 2026 से लेके 8 अप्रैल 2026 तक, ये 40 दिन के लड़ाई में चंद एक इश्यूज हैं, मुद्दे हैं जो उभर के सामने आए हैं। और सबसे पहला चीज है कि यूएसए हैज डेमोन्स्ट्रेटेड इट्स लिमिट्स ऑफ पावर। यूएसए के जो पावर हो, मिलिट्री हो, इकोनॉमिक माइट हो सकता है, डिप्लोमेटिक पावर हो, टेक्नोलॉजिकल पावर हो, कोई भी चीज आप लेते हैं, इसका जो एक एक कॉन्ग्लोमरेट या एक कंबाइंड पावर को अगर जोड़ते हैं, आप देखेंगे कि यूएसए पहली बार, शायद नहीं, यकीनन अपना पावर की सीमाएं वो दिखाने लगा है। नंबर एक। नंबर दो, इनका जो पहले एक मोनोपोली हुआ करता था ऑन वेपन्स, टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन अलग अलग जरिए से। एक ग्राउंड सोर्सेस, यानी कि मैनुअली मिलता है इंफॉर्मेशन, एक आपका टेक्नोलॉजिकल इंफॉर्मेशन हासिल होता है, एक आपका सैटेलाइट यानी कि स्पेस से आपको इंफॉर्मेशन आता है, एक आपका एनालिसिस करके इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं। तो ये अलग अलग किस्म की, इसका जो मोनोपोली था, ये मोनोपोली, इसका डिक्लाइन दिखने लगा है। तीसरा चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, चाइना एक बड़ी देश है। आज के दिन में 20-21 ट्रिलियन के बीच में उसका जीडीपी है। मैं नॉमिनल टर्म से बात कर रहा हूँ। अगर पीपीपी टर्म से बात करेंगे, ये 40 ट्रिलियन से आगे जा चुका है, यूएसए को पीछे छोड़ चुका है। तो चाइना जो है एक ऐसा देश है जो कि ये सारे चीजें प्रोवाइड कर सकता है। नंबर एक, ऑल्टरनेट टेक्नोलॉजी। नंबर दो, आपका है एडवांस वेपन सिस्टम। नंबर तीन है सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम। नंबर चार है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनेबल्ड प्लेटफॉर्म। पांच है ऑल्टरनेट बैंकिंग चैनल्स। छठा है बैंकिंग चैनल प्लस इंटरकॉन्टिनेंटल ट्रांसफर ऑफ फंड्स। छठा है शिपिंग लाइंस। सातवां है आपका ड्यूल यूज आइटम। इसी तरह करीब 20-22 और आइटम है, लेकिन समय को मद्देनजर रखते हुए यहीं पे खत्म कर रहा हूं। लेकिन लास्ट पॉइंट इसमें क्या आता है कि ये जो अभी तक विश्व का जो राज चल रहा था, गवर्नेंस, इसका जो वेस्टर्न हेगीमोनी चल रहा था, ये हेगीमोनी का जो अंतिम हिस्सा है, अंतिम चाल का चंद एक पहला कदम नजर आने लगे हैं। यानी कि अंग्रेजी में बोलते हैं उसको, इट मार्क्स द एंड ऑफ द वेस्टर्न हेगीमोनी। सो
ये सारे चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपको देखना पड़ेगा कि ईरान में एक एमओयू बना था, 14 पॉइंट एमओयू, उसके ऊपर डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर साइन किए हैं प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। क्लॉज 5 उसका कहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उसको मैनेज करेगा कौन? ईरान करेगा मैनेज। मैनेज का मीन्स कंट्रोल करेगा। किस ड्यूरेशन के लिए? 60 दिन के लिए। कि ये जो प्रिलिमिनरी या इनिशियल एग्रीमेंट होता है, उसके बाद जो फॉलोइंग 60 डेज है, जब तक सारे ये चीजें इंप्लीमेंट कैसे होगा, बातचीत नहीं होती है, न्यूक्लियर एनरिचमेंट के बारे में जब तक बातचीत नहीं होता है, पूरा सटीक रास्ते पे एक रोड मैप पे नहीं जा जाते हैं, तब तक इसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ये कंट्रोल करेंगे या मैनेज करेंगे। ये क्लॉज 5 में कहीं यूएसए का नाम नहीं लिखा है, कहाँ ओमानियन साइड में। जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का कहते हैं, उसका जो चैनल है, दिन प्रचलन जो होता है, जो चलते फिरते जो आप नेचुरल जो कोर्स है, अलाइनमेंट या चैनल्स बने हुए हैं, वो है ईरान की तरफ, जो उसको लीन कर रहा है। और ईरान की तरफ जो है पहाड़ी है, खड़ी पूरा चढ़ी पहाड़ी, उसके ऊपर वेंटेज पॉइंट है, और वेंटेज पॉइंट के ऊपर इतना रॉकी फीचर्स है, उसका फायदा उठाते हुए ईरान के अलग अलग वेपन एम्प्लेसमेंट और उसका प्राइमरी, उसका ऑल्टरनेट सेकेंडरी पोजीशन है। काफी सारे डिकॉयज भी डिप्लॉय हो रखे हैं, एंटी शिपिंग मिसाइल है, रॉकेट्स है, आर्टिलरी है, आपका क्रूज मिसाइल, अलग अलग। लेकिन उनका जो प्रोटेक्शन के लिए ये काफी गहराई में, पहाड़ी के काफी 600-800 मीटर गहराई में जाके उनका रहन सहन का बंदोबस्त हो रखा है, लॉजिस्टिक बेसिस भी वहां पे है। इसी को मद्देनजर रख के, इसी के साथ बिना कोई मतलब, जब ईरान को जिम्मेवारी दिए थे, एक उन्होंने लड़ाई कहां से शुरू किया है कि उन्होंने ओमानियन की तरफ एक चैनल खोल दिया, जिससे एक जहाज को वार्निंग देते हुए आईआरजीसी ने एक वार्निंग शॉट फायर किया, और वो हो गया एक ट्रिगर ये लड़ाई का, इस फेज का जो लड़ाई को रीस्टार्ट करने के लिए। वो जो लड़ाई रीस्टार्ट हुई है, अभी धीरे धीरे कितना 7-8 दिन हो गया, अभी वो उनके कनेक्टिविटी, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके पावर हाउसेस धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, एस्केलेट होते जा रहा है। ये जो एस्केलेशन हो रहा है, उसका मतलब किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन यहीं पे मैं कह देना चाहता हूँ, एमओयू साइन होना, और यूएसए में चंद ग्रुप्स हैं जो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर प्रेशर डाले हैं। एमओयू साइन करने के लिए प्रेशर डालने वाला कौन सा ग्रुप है? जैसे शेवरॉन ऑयल कंपनी है, आपका एक्सॉन मोबिल, इसी तरह 5-6 और ऑयल कंपनी है। ये सारे डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर प्रेशर डाले कि अगर आप इसी तरह ये लड़ाई को खींचते जाएंगे, तो आप ज़्यादा देर नहीं है आपके लिए, और दूर भी नहीं हो। ये 1932 में जिस किस्म का एक इकोनॉमिक, ग्लोबल इकोनॉमिक डिप्रेशन हुआ था, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का कारण बना था, कारण बहुत सारे थे, लेकिन एक ये था, ऑयल के साथ रिलेटेड डिप्रेशन, मार्केट डिप्रेशन हो गया था, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर तब शुरू हुई थी। हालांकि आप अगर निचोड़ पकड़ेंगे, आप यहाँ पे आके अटक जाएंगे। जापान उन दिनों में भी ईरान और मिडिल ईस्ट से 90% ऑयल इंपोर्ट किया करता था, और जापान जब उसका फैलाव, उसका एक्सपेंशनिज्म देखने लगे, जैसे बढ़ने लगा, तो उसको एक रोकने के लिए, रोकथाम के लिए, यूएसए पर्ल हार्बर का अटैक के बाद फिर जापान के ऊपर जाके उन्होंने अटैक शुरू किया था। इसीलिए सबसे पहला था कि ऑयल को किस तरह उन्होंने रोके, और ऑयल को रोकने के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उस समय चर्चा नहीं हुआ था, लेकिन उसका दूसरे चैनल है, उसको कैसे उसको रोका जा सकता है, उसके बारे में सोच विचार हुआ था। और मार्केट, ग्लोबल इकोनॉमी का रिसेशन स्टार्ट होकर डिप्रेशन में चला गया था। यही जो ऑयल कंपनी जब बोलने लगे, तो डोनाल्ड ट्रंप समझ गया, तब जाके एमओयू साइन हुआ। एमओयू साइन होते ही तो इजरायली या जूइश लॉबी जो है, जूइश लॉबी प्रिडोमिनेटली ये कांग्रेस को पूरा, उनके ऊपर बहुत प्रभाव डालते हैं, सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर। तो उन्होंने प्रेशर डाला, तो किस किस्म के एमओयू बनाया? ये तो पूरा टोटल सेल आउट है, ये सरेंडर डॉक्यूमेंट बन गया। इतना सब कुछ नुकसान किए, खर्चा हुआ है, और ये तो कह रहा है 29 बिलियन, एक्चुअली खर्चा हुआ है 200 बिलियन के आसपास। कोई कहीं आपको स्टैटिस्टिक मिलेगा 100 बिलियन के करीब। ये 100 बिलियन को कोई दिनों से पार कर चुके हैं ऑलरेडी, अगर टोटल खर्चा देखेंगे, लॉसेस देखेंगे। तो इसलिए डोनाल्ड ट्रंप, ही वाज कॉट इन अ बाइंड कि डिसीजन डायलेमा, क्या करें। तो उनके ऊपर इतना प्रभाव डाले जूइश लॉबी ना, क्योंकि इलेक्शंस आ रहा है, इलेक्शन के लिए जूइश लॉबी उसको पैसा पिछली बार भी दिए थे, अभी भी देने जा रहे हैं, और बोलते हैं कि भाई अगर तुम नहीं जीतोगे तो आप भूल जाओ, आपका ये जो अगला जो मिड टर्म इलेक्शंस है,
इसका नतीजा आप अंदाज लगा सकते हो। तो अपने आप को बचाने के लिए यहीं पे उन्होंने एक मोड़ लिया, लड़ाई को रीस्टार्ट किए, और रीस्टार्ट करने का कारण ये है कि वो ढूंढ रहे हैं कि कैसा उनको साइन ऑफ विक्ट्री मिले। उनको अभी तक ना डिप्लोमेटिक विक्ट्री मिला है, ना इकोनॉमिक हम्म। विक्ट्री मिला है, ना मिलिट्री विक्ट्री मिला है। ये जो जी। रीस्टार्ट लड़ाई, इसमें उनको विक्ट्री मिलेगा या नहीं मिलेगा, इट इज एनीबॉडीज गेस। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, आज के दिन में अमेरिका का इकोनॉमिक पहलू अगर देखते हैं, डेट उनका माउंटिंग कर रहा है 39.238 ट्रिलियन यूएस डॉलर। उसका जो इंटरेस्ट इतना होता है, उसको सर्विस करने के लिए एक साल में करीब करीब 1.5 ट्रिलियन के आसपास जरूरत चाहिए एक साल के अंदर। उनको देश को चलाने के लिए 6 ट्रिलियन डॉलर की जरूरत है। रेवेन्यू जनरेट होता 4 ट्रिलियन। अभी यूएसए ढूंढ रहा है कि ऐसा कोई सोर्सेस मिले ताकि उनका स्टेडी इनफ्लो वेल्थ आए यूएसए में। ये एक चाल है इनका। वो वेनेजुएला, उसके बाद ईरान, कि चाइना को पुश बैक करें, जो पहले नॉन डॉलर करेंसी में पेमेंट करके ऑयल लेते थे सस्ता ऑयल, इसको बंद करें ताकि पेट्रो डॉलर का जो स्टेटस पहले डोमिनेट करता था 86% पीक पीरियड में, ये पेंडेमिक के टाइम में 54% हो गया था। अभी बड़े मुश्किल से वो 56 to 58% में स्टेबलाइज होने की कोशिश कर रहा है। द डे एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जैसे ही ये 50% के नीचे चला जाएगा, उसको वापस बाउंस बैक करने में बहुत मुश्किलात पेश होगी। तो इसीलिए वो डरे हुए हैं। देश को सिर्फ तो मैं इकोनॉमिक पहलू बता रहा सर, हूँ। फिर इस सब के बीच में कुवैत और जो पाकिस्तान का डिफेंस वो है पैक्ट है, उस पे मैं बात आपसे पूछना चाह रही हूँ हाँ, कि ऐसा क्यों? सो जी। ये जो चीज है, ये अमेरिका का वापस आना सिर्फ एक कारण है कि इजराइल नहीं चाह रहा है कि अमेरिका मिडिल ईस्ट को छोड़े। यानी कि जूइश लॉबी नहीं चाह रहे हैं कि मिडिल ईस्ट को छोड़े। तो मिडिल ईस्ट अगर नहीं छोड़ेंगे तो वो एक जस्टिफाइबल रीजन ढूंढ रहे हैं। वो रीजन ये है कि पेट्रो डॉलर को किसी भी तरह रिस्टोर करें या प्रोटेक्ट करें। प्रोटेक्ट करने का तरीका ये है कि ऑयल कंपनीज को अंदर लाएं। अगर वहां तक लड़ाई को खींचते जाएंगे तो आप, इसका जो इम्प्लीकेशन है काफी सीरियस। बड़े सारे मसले मैंने ये कर दिया। उनका स्टॉक पाइल हथियारों का धीरे धीरे नीचे जा रहा है, और ये 40 दिन के लड़ाई में जितने सारे जीसीसी कंट्रीज, उनको एक चीज पूरा एकदम कंफर्म हो गया है कि ये यूएसए के ऊपर जो पहले डिपेंड होते थे एज ए रिलायबल नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, अभी वो यूएसए नहीं है। तो इसलिए ये आपस में सर, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपसे कुछ ऐड करना चाहिए, तो क्या पाकिस्तान अब ऑल्टरनेटिव बन रहा है या यूएस आगे पाकिस्तान को प्लेस कर रहा है? क्योंकि जीसीसी जो है वो सिक्योरिटी अपने जो ऑप्शंस हैं उनको डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या पाकिस्तान ऑप्शन है एक? देखिए, पाकिस्तान एक मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री है, ये आपको समझना, मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री। और इनका सऊदी अरेबिया के साथ ऑलरेडी म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हो रखा है, पिछले साल की बात है। प्लस अगर आपका ध्यान थोड़ा पीछे ले लेंगे, 2023 को बहरीन के साथ भी कुछ इनिशियल जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हो रखा है। उसमें आपस में ट्रेनिंग, मिलिट्री सर्विसेज, लॉजिस्टिक बेसिस वगैरह वगैरह वो शेयर करते रहते हैं। मेन पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट है क्या है, दो चीजें, एक है एनर्जी सिक्योरिटी, और दूसरा इतना वो लोन में डूबे हुए हैं तो उनको मदद के लिए कोई ना कोई चाहिए। तो एक बहरीन जैसे देश के साथ है, तो कुवैत के साथ अभी वो बातचीत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कुवैत का एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन, नंबर एक, नंबर दो, रिलायबल प्रोवाइडर ऑफ ऑयल, एनर्जी सिक्योरिटी, और तीसरा चीज है कुवैत भी चाह रहा है कि जैसे वो सऊदी अरेबिया के साथ किए हैं वैसा अगर एक एग्रीमेंट हो जाता है तो उसका ना केवल डिफेंस इक्विपमेंट बल्कि उनके ट्रुप्स, कुवैत की चाहत क्या है, कुवैत कह रहा है कि उनके ऊपर हमला ना हो जाए, प्रोटेक्शन के लिए कौन देगा, न्यूक्लियर हथियार आसपास में किसी के पास है ही नहीं, मुस्लिम कंट्रीज के साथ पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर हथियार है। तो इन सारे चीजों की वजह से अगर आप अंदाज लगा रहे हैं कि अमेरिका पाकिस्तान के थ्रू करना चाह रहा है, मैं यहाँ पे अभी थोड़ा सा रोकूंगा मैं, क्योंकि पाकिस्तान एक रिलायबल पार्टनर नहीं है अमेरिका का। इतना बड़ा अगर पेट्रो डॉलर अगर ज्यादा हाई स्टेक्स में होता है तो अमेरिका कभी सारे पेट्रो डॉलर को एक नॉन रिलायबल पार्टनर के हैसियत के या उसके ऊपर छोड़ना नहीं चाहेगा। हमेशा अमेरिका चाहेगा कि चाइना को
पुश बैक करने के लिए, पेट्रो डॉलर को रिस्टोर करने के लिए, ये जो उनके चंद एक मिलिट्री बेसिस हैं, 19 हैं उनके हिसाब के मुताबिक, मेरे हिसाब के मुताबिक 31 है, 19 बेसिस के ऊपर वो काबू रखना चाह रहे हैं, कंट्रोल करना चाह रहे हैं। लेकिन 19 में से 17 मिलिट्री बेसिस ये ऑलरेडी राख हो चुके हैं 40 दिन के लड़ाई में, और बाकी जो 2 थे उनमें से ये पिछले 48 घंटे के अंदर, जैसे आपका जॉर्डन हो गया, आपका कुवैत है, आपका ये बहरीन है, चंद एक जगह छूट गए थे, तो उसके ऊपर बड़े जबरदस्त हमले हुए हैं। और इसके अलावा इराक और सीरिया में जो टारगेट्स अभी तक ईरान टारगेट नहीं किया था, उसके ऊपर हमले कर रहे हैं, क्योंकि उसका एक नया पिक्चर इमर्ज हो रहा है। वो नई पिक्चर क्या है? अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यूएसए हमला करने के बाद फिर भी उसको कैप्चर नहीं कर पा रहा है या सिक्योर नहीं कर पा रहा है, अगर ईरान के पास पूरा फुल फ्लेजेड चला जाता है, तो ऑयल सिक्योरिटी, पैसेज ऑफ 20% ऑफ ऑयल, उसका ना सेफ रहेगा ना सिक्योर रहेगा। तो उस तरह अगर मामला बढ़ जाता है, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को इरेलीवेंट बनाना निहायत आवश्यक है। इरेलीवेंट बनाने के लिए सऊदी अरेबिया का एक ईस्ट वेस्ट एक पाइपलाइन बिछी हुई है, एक यानबू उनका पोर्ट है, YANBO, वो कहाँ पे? रेड सी की तरफ, उसके ऊपर हमला हुए हैं आज सुबह, और कल भी हमला हुआ था, हुतीज ने अटैक किए हैं। दूसरा है फुजेरा। फुजेरा होता है कहाँ? यूएई से आके सीधा गल्फ ऑफ ओमान की तरफ निकलता है, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ये अवॉइड करता है। ये दोनों के ऊपर हुतीज ने हमला किए हैं। तो रास्ता क्या रह गया? एक पाइपलाइन बिछाना है थ्रू सीरिया, इराक, सीरिया, काट के सीधा मेडिटेरेनियन, और कम से कम ज्यादा नहीं तो यूरोपियन कंट्रीज को सेफ सिक्योर एक लाइन मिल जाएगा, ताकि वो ऑयल मिल सकता है। तो वो भी एक $1 मिलियन क्वेश्चन। तो इसीलिए एक नीड ऑफ द आवर इज, इट्स अ कॉम्प्लेक्स इशू, कोई क्विक आंसर इसके ऊपर नहीं है। सिक्योरिटी आर्किटेक्चर इन पर्शियन गल्फ, तो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में क्या होता है? पाकिस्तान और सब ढूंढ रहे हैं कि कौन है एक न्यूक्लियर पावर जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो, यू कैन लीन ऑन। न्यूक्लियर पावर जिसके पास है वो सब कुछ है। लेकिन अगर पाकिस्तान अगर न्यूक्लियर पावर होने के नाते अगर आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि उसका बलूचिस्तान जल रहा है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर इलीगली ऑक्यूपाइड आई वुड से, वो भी जल रहा है, गिलगित बाल्टिस्तान का अनरेस्ट जिस तरह बढ़ती जा रही है डे बाई डे, प्लस उसका खैबर पख्तूनख्वा, हिंदुस्तान में भी डे टू डे कुछ ना कुछ वो चल रहा है, तनाव बढ़ती जा रही है। ऐसा हालत में खुद का घर में आग लगी है, तो बाहर वाले लोगों के लिए क्या मदद करेंगे? उनका आर्मी के जो जवान है डेली 20 से 50 मर रहे हैं, अलग अलग, बलूचिस्तान का स्टैटिस्टिक्स अलग है, खैबर पख्तूनख्वा का अलग, ऊपर से वो तालिबान और अफगानिस्तान वो भी लगे हुए हैं कि दुरान लाइन को हम रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, और उनका जो एरियल अटैक बार बार हुआ है, बोलते हैं कि उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। और उन्होंने एयरफोर्स हथियार वो लेने लगे हैं। ऐसा ड्रोन्स कहां से ला रहे हैं कोई पता नहीं है, लेकिन ड्रोन्स के जरिए से वो जो आईसिस का जो कैंप है कहां पे? बलूचिस्तान बॉर्डर दुरान लाइन के साथ, प्लस खैबर पख्तूनख्वा, उनके ऊपर अटैक करने लगे हैं एज ए रिटेलिएशन, नॉट एज अ अटैक। और दूसरी बात वो भी सुनने में मिला मेरे को, छुटपुट यहाँ से खबर आ रहा है, ये अपना एयरफोर्स को वो शुरू करना चाह रहे हैं, और कहाँ से लाएंगे रिसोर्सेस, कौन उनको मदद करेगा, दैट टाइम विल टेल अस। सो उसके लिए थोड़ा पेशेंस की जरूरत है। चंद एक चीजों को प्रीमेच्योरली बोलने से क्या हुआ, हिंदुस्तान का जो नेशनल इंटरेस्ट है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। इन सारे चीजों को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का जो स्ट्रक्चर है उसी को मद्देनजर रख के जो चंद एक देश को अप्रोच किए हैं, एक है कुवैत, दूसरा बहरीन भी उनका देखा देखी अप्रोच कर रहा है, तीसरा सुन के मैं काफी हैरान हो गया, कतार इज ऑल्सो स्टार्टेड रिक्वेस्टिंग पाकिस्तान। और सबसे बड़ी बात है इसमें जो केंद्र बिंदु बन रहे हैं उनका एक ट्रायंगुलर एक स्ट्रक्चर बन रहा है। ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर में टर्की, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान, ये तीनों मिलके एक न्यूक्लियस ग्रुपिंग बना रहे हैं, जिसके वो आंकड़ा ऐसे बनाएंगे ताकि बाकी जो देश है जीसीसी वाले उसके साथ इकट्ठे होके उनका जो शत्रु है, इनका शत्रु यहाँ पे भी एनिमी जो है उसको भी डिसाइड करना कौन है एनिमी। ईरान एनिमी है, एक मुस्लिम शिया मुस्लिम स्टेट है, या इजराइल एनिमी है, ये इनको देखना पड़ेगा। अगर इजराइल एक एनिमी है तो ईरान कहाँ जाएगा, ईरान का क्या परिस्थिति। ईरान आज के दिन में एक टाइम एंड अगेन वो क्लैरिफाई कर रहा है कि आप लोग हमारे दुश्मन नहीं हो, हम अटैक कर रहे हैं अमेरिकन बेसिस को, ये मजबूरन कर रहे हैं। कोई एक चैनल में अभी बैठा था, वो कह रहे थे कि जब उनका जो पहला सुप्रीम लीडर जो उनका डेथ हुआ था, डेथ से पहले उन्होंने ये बताया थे कि ये ऐसा जहर है, ये जहर पी के मैं मेरा शरीर में जा रहा है, तब जाके मैं आपके ऊपर हम। ईरान इराक
की लड़ाई के टाइम में जब लड़ाई समाप्त हुआ, तब जाके सारे साथियों को उन्होंने बताया था कि हम आपके खिलाफ हमला नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन मजबूरन जब हम अपने आप को सरवाइव करने के लिए, बचने के लिए, हमें वो अमेरिकन बेसिस को उस समय उन्होंने हमला किए थे। इराक जब हमला किया था 80 88 तो उस समय यही परिस्थिति हुआ था। अभी भी वही सिचुएशन है। अभी जो उनका सुप्रीम लीडर का डेथ हुआ 28 फरवरी को, उनको भी यही इस किस्म के बयान दिए थे। तो आपस में मुस्लिम कंट्री होने के नाते इनका ट्रैक टू डायलॉग चल रहा है सऊदी अरेबिया। और एक समय में आपको याद होगा यूएई बड़ा खुंदक में आके ये सारे जीसीसी कंट्रीज से पूरा एकदम दे हैड फॉलन अपार्ट। क्यों? वो कह रहे थे कि सारे गोलाबारी मेरे ऊपर आ रहा है, आपके ऊपर कुछ फायरिंग नहीं। सऊदी अरेबिया के ऊपर कम से कम फायरिंग हुई थी, फायरिंग था Yes. लेकिन कम से कम। तो उन्होंने, ये भी एक कारण है जो ओपेक से बाहर निकल के आए हैं, ये कारण है उनका। सऊदी अरेबिया इज द फाउंडिंग द इंस्टीट्यूशनल हेड इन ओपेक ऑर्गेनाइजेशन, और टाइम टू टाइम उनका चेयर जो है चेंज होते रहता है। लेकिन जी। इसी कारण है जिसकी वजह से वहां से वो निकल के आए हैं कि मेरे को ना जीसीसी में रहना है, अभी जीसीसी का हिस्सा है, लेकिन ओपेक से वो बाहर निकल के आए हैं। आने जी। वाले समय में जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बनेगा, कैसे होगा मैं कह नहीं सकता हूं, लेकिन जरूर एक नया ऑर्डर शुरू हो गया है। वो नया ऑर्डर में एक जी। पाकिस्तान का पहलू है और दूसरा पहलू है एक ईरान का। ईरान कह रहा है कि लोकल प्रॉब्लम लोकल सोल्यूशन, वेस्ट एशिया का प्रॉब्लम वेस्ट एशिया का सोल्यूशन। वो 21 मार्च को एक भाषण दिए थे और प्रेस ब्रीफिंग के दौरान बताया था कि जब मैं बात कर रहा हूं, अभी हमारे जीसीसी कंट्रीज ईरान के साथ ट्रैक टू डायलॉग में ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा एक आर्किटेक्चर बनाए ताकि ये जो नया बुनियादी चीजें उभर के आ रहे हैं। नया बुनियादी चीज क्या है कि इजराइल अभी तक ये मान के चला था कि कंप्लीट मिडिल ईस्ट में ये सबसे डोमिनेंट पावर है, लेकिन ये 40 दिन के लड़ाई के बाद एक चीज सबूत की तरह एक बाहर निकल के आया है, वो है ईरान भी एक कंटेंडर है। तो इसलिए इसको एक्सेप्ट करना निहायत आवश्यक है। अगर ईरान कंटेंडर है, जो कॉन्सेप्ट और जो फिलोसॉफी के साथ इजराइल अपना पूरा मिलिट्री कैंपेन चलाते रहा था और एक्सटेंडेड इजराइल बनाने की कोशिश कर रहे थे, मेरे विचार के मुताबिक वो अभी संभव नहीं है। इजराइल अमेरिका के साथ आइसोलेट हो रहा है। इजराइल अब्राहम अकॉर्ड के साथ जो जो साइन किए हैं, आपका यूएई, आपका बहरीन, यूएई में बाय द वे इजराइल ट्रुप्स हैं, आयरन डोम भी डिप्लॉय हो रखा है, और आपका सूडान, इस तरह मोरक्को, ये जो साइन कर रखे हैं, ये इनके साथ तनाव नहीं है, कोई उनके साथ ब्रेक अपार्ट नहीं हुए हैं, लेकिन ये एक कंपेलिंग फैक्टर हो रहा है। ये धीरे धीरे ये भी दूर होने की संभावना है। तीसरा, जो जो अभी तक इजराइल के साथ नहीं जुड़े हैं, अभी भी एक ऑप्शन निकल रहा है कि चलिए ईरान के साथ हम शांति करते हैं, एक नया सिक्योरिटी आर्किटेक्चर पर्शियन गल्फ में बनाते हैं। उसमें पाकिस्तान होगा नहीं होगा मैं कह नहीं सकता हूं। मेरे विचार, इंडिविजुअल परसेप्शन के मुताबिक इंटरनेशनल रिलेशनशिप में कोई भी चीज संभव हो सकता है, लेकिन क्या पाकिस्तान कैपेबल है? अपना देश जब आग लग रहा है, ऐसा हालत में क्या वो सऊदी अरेबिया एक डिवीजन मांगा था 15,000 ट्रुप्स की, तो पाकिस्तान मेरे खबर के मुताबिक वो 15,000 नहीं दे पाए हैं, करीब करीब एक ब्रिगेड माइनस का एक स्ट्रेंथ गया है वहां पे, और हमेशा वहां पे उनका प्रेजेंट रहते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, जॉइंट एक्सरसाइजेस होता है, तेल भी लेते हैं वहां से, प्लस जॉइंट प्रोडक्शन हो रहा है उनका। और उनके मेरे खबर के मुताबिक न्यूक्लियर हथियार पाकिस्तान दे रखा है सऊदी अरेबिया को, या ऐसा कोई टाई अप हो रखा है कि शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में न्यूक्लियर हथियार पाकिस्तान से बाय एयर हो बाय शिप हो सऊदी अरेबिया को किसी भी टाइम में जा सकता है। मेरे खबर के मुताबिक पाकिस्तान का न्यूक्लियर हथियार सऊदी अरेबिया में ऑलरेडी डिप्लॉयड है, इसलिए वो टाइम टू टाइम उनको रियाद के लिए उनको देते रहते हैं स्पेशल अलाउंसेस और मनी। कभी 2 बिलियन दे दिया, कभी 3 बिलियन, कभी 1 बिलियन, कभी उसका कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के साथ डिफॉल्ट ना हो। इसी तरह ये जो बहरीन और आप जो कुवैत कह रहे हैं, ये एक नया मोड है। ये कितना आगे जा पाएगा, ये आने वाले समय में इसका विचार होगा। लेकिन यहीं पे मैं एक कैविएट छोड़ रहा हूँ। वो कैविएट ये है, इन सब के पीछे जो आपका नैरेटिव में आपने बताया था, चाइना का जो बीआरआई है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ये हर एक देश के अंदर जिन जिनका हम नाम लिए हैं, चाहे जॉर्डन हो, बहरीन हो, कुवैत हो, ये सब के अंदर काफी वो अंदर जा चुके हैं, बहुत प्रवेश कर चुके हैं। कोई भी आने वाले समय में नया सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बनता है, पीछे जो एलिफेंट इन द रूम होगा वो चाइना। चाइना के बिना इजाजत ये कोई नया स्ट्रक्चर वो बनाएंगे नहीं।
अगर आप पाकिस्तान का नाम लेते हैं, यूएसए का इतना उसके ऊपर प्रभाव नहीं होगा ये नया स्ट्रक्चर के लिए। मैं तो ये कहूँगा चाइना का प्रभाव की वजह से ये वो नया स्ट्रक्चर बनाएंगे। और ये खास तौर पे ये जो पहलू है, ये नया स्ट्रक्चर का एक मोड़, ये कब का 14-15 मई 2026 को जो दोनों ने उन्होंने जॉइंट डिक्लेरेशन दिया था, जी और ट्रम्प। ये कहाँ तक लागू होगा उसका कहना भी मुश्किल है, क्योंकि ट्रम्प साहब का जो ट्रांजैक्शनल बिहेवियर है उसके साथ आप लंबी लाइन खींच नहीं सकते हैं कि आगे तक भी चलेगा। लेकिन एक मोड़ आया है जियो पॉलिटिक्स में। मैं G2 के बारे में नहीं कह रहा हूँ, G2 के लिए चाइना सहमत नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि मल्टीपोलैरिटी के साथ चाइना ने बोला है कि कंस्ट्रक्टिव स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी विद कोऑपरेशन, उन्होंने बोला है, जिसके वजह से यूएसए जो कन्फ्रंटेशनिस्ट और डोमिनेंट वाला एटीट्यूड लेता था, अभी थोड़ा सा वो नरम हो गया है। लेकिन क्वाइटली, कोवर्टली वो पुश बैक ऑफ चाइना का ड्रामा चल रहा है। ये ईरान के ऊपर रीस्टार्ट करने का एक सेंट्रल पहलू है। किसी भी तरह वो चाइना का जितना प्रभाव और पेनिट्रेट किए हैं उसको धकेलना है वापस की तरह। तो ये एक उनका चाहत है, और अचीव कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, आप देख रहे हैं कैसा सिचुएशन अनफोल्ड होते जा रहा है। मेरे विचार के मुताबिक इट्स टू लेट टू लिटिल। अमेरिका जल्दी से जल्दी एक ऑफ रैम्प ढूंढेगा। ऑफ रैम्प इतना आसानी से मिलेगा नहीं। इट विल गो बैक टू द एमओयू जो साइन किया है, थोड़ा बहुत ट्विकिंग करके, ड्रामा करके वो निकलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन निकलने का तरीका जो है, ये मिड टर्म इलेक्शंस के वजह से हो सकता है कुछ उधर ड्रामा करके इसको प्रॉब्लम करें। प्रॉब्लम करके अगर सिर्फ एक जीत की वो ढूंढ रहे हैं एक एग्जिट, तो जीत तब हो पाएगी जब बुट्स ऑन ग्राउंड आएंगे। बुट्स ऑन ग्राउंड आएंगे, ब्लड बात होगा, बड़ी बैग्स बहुत जाने लगेंगे। अमेरिका का आज के दिन में एपिटाइट नहीं है बॉडी बैग्स के लिए, इसलिए बुट्स ऑन ग्राउंड हो नहीं पाएगा। और एरियल बोम्बार्डमेंट के साथ सिर्फ डिस्ट्रक्शन और डिवास्टेशन होता है, जमीन कैप्चर नहीं हो पाएगा। तो ये ड्रामा अगला 5-7 दिन चलेगा। और स्टॉक पाइल ऑलरेडी कम हो चुका है डेंजरस लेवल, और ये आपको मैंने लॉजिक बता दिया। इसके वजह से ये पीछे हटेंगे, चाइना का प्रभाव बढ़ेगा। चाइना, रशिया, ईरान ये और नॉर्थ कोरिया मिलके इनका जो प्रभाव है पूरा एकदम मिडिल ईस्ट में बढ़ने का संभावना ही है, मेरा असेसमेंट है। और इजराइल जो है आइसोलेट हो जाएगा चारों तरफ से। इनके लोग, अगर मैं बताऊंगा स्टैटिस्टिक, मैंने कहीं स्टडी किया था, इनके खूब सारे लोग, 1.5 करोड़ के करीब पॉपुलेशन है इजराइल में, बहुत सारे लोग हैं। इसको इजराइल को छोड़ के जगह जगह साइप्रस और कोई अफ्रीका में कोई देश में जा रहे हैं, यूरोप में जा रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये जो इजराइल में उनको सिक्योर और सेफ फीलिंग नहीं हो रहा है, वो छोड़ने लगे हैं। तो आप आने वाले समय में, अभी इलेक्शन इजराइल में होने जा रहा है, नेतान्याहू की पॉपुलैरिटी काफी डाउन है, वो रीइलेक्ट नहीं पाएगा। उसके खिलाफ जुडिशियरी, उसका क्रिमिनल केसेस है, मोस्ट प्रोबेबली क्रिमिनल केसेस के वजह से ये जेल में जाएगा। नया कौन आ रहा है वो आने वाले समय में देखेंगे। तो ये सारे चीजों को मद्देनजर रख के आपको अंदाज लगाना पड़ेगा क्या होने जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान, मेरे विश्वास के मुताबिक, इसका अगर वो साइन कर भी देते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर हथियार है, ये इफेक्टिवली उनको प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, सिक्योरिटी नहीं दे पाएगा। नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की जो एक विश्वास होता है, ट्रस्ट होता है, वो करके दिखा नहीं पाएगा। ये मेरा विचार। तो कौन है फिर नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव, कौन है? तो हो सकता है ईरान हो सकता है आप उनमें से चंद एक देश है वो इजराइल की तरफ जाएंगे। मेरे विचार के मुताबिक यूएई को छोड़ के, यूएई और एक देश है मेरे ख्याल से, शायद बहरीन है, कोई एक देश है, इनको छोड़ के मेरे ख्याल से इजराइल की तरफ ज्यादा देश नहीं जाएंगे। धीरे 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 वहां से वापस, या अपना जीसीसी कंट्रीज के साथ मुस्लिम कंट्रीज का जो पहचान है उसको बरकरार रखते हुए कुछ ना कुछ एक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे। एब्रप्टली नहीं होगा, इसको समय लगेगा। शॉर्ट टर्म में 5 साल और मीडियम टर्म में 10 साल के अंदर अंदर आपको ये देखने में मिलेंगे। जी बिल्कुल। तो दोस्तों, पाकिस्तान जो है वो अपनी मिलिट्री डिप्लोमेसी को रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है, और चाइना अपनी स्ट्रेटेजिक आउटरीच जो है वो एक्सपेंड कर रहा है। रशिया नए इक्वेशंस बना रहा है, और भारत डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, मिसाइल एक्सपोर्ट, स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेसी के थ्रू अपनी अलग पहचान बना रहा है। लेकिन इस बात में हमें एक बात याद रखनी होगी कि जिससे हम देख रहे हैं कि इंडिया, रशिया और जो चाइना के साथ जो सीधा मिलिट्री ब्लॉक समझा
जो जाता था, मुझे लगता है उसको ये समझना नहीं होगा, लेकिन रशिया और चाइना जो है वो आज भी एक ही ग्लोबल फोरम में क्लोज स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स है, जबकि भारत अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जो है वो पूरी तरह से फॉलो करता है, मेंटेन करता है, अलग अलग देशों के साथ साथ अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से अपनी पार्टनरशिप बनाता है। लेकिन आज का सबसे बड़ा सवाल ये है कि पाकिस्तान, कुवैत या फिर हम भारत की जो मिलिट्री डिप्लोमेसी है उसकी हम बात करें, अब असली सवाल यहाँ पर ये है कि आज के इस दौर में और जिस तरह की रेस है वो सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ की नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस की भी है, क्योंकि भारत अपनी डिप्लोमेसी या फिर डिफेंस एक्सपोर्ट और जो भी ट्रस्टेड पार्टनरशिप है उसके थ्रू अपना जो दमखम है वो आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, एक इंडिपेंडेंट पावर सेंटर बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है। और हम देख रहे हैं कि भारत अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन करते हुए उस तरफ आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तान का आप देख ही रहे हैं कि पाकिस्तान के क्या हालात है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।